रंग दे तुम्हें गेरुआ। इस बहस में हमने आपसे पूछा कि क्या बीजेपी सरकार शिक्षा का भगवाकरण कर रही है, और आपकी राय मिली। आपकी राय के मुताबिक 53% लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, लेकिन मिली जुली राय 47% खासा करीब है जो मानते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। शिक्षा पर राजनीति हो रही है और क्या शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। बहुमत कह रहे हैं। नागर साहब, कैसे सफाई देंगे जनता को कि क्या आप शिक्षा के भगवाकरण की ओर जा रहे हैं? देखिए, शिक्षा में जहां तक हमारे दोनों शिक्षा मंत्रियों ने कहा है, हम जो भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो हमारे कॉलेजेज हो, वहाँ पर झंडा पहनाएं, ये निश्चय किया गया है। तो इसमें हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, कहीं इसमें कोई राजनीति नहीं है। कोई ये झंडा किसी बीजेपी का नहीं है, किसी कोई धार्मिक उसका नहीं है, हमारे पूरे राष्ट्र का झंडा। आप अपना एजेंडा देना चाहते हैं जबरन, ये आरोप लग रहा है। राजनीति कर रहे हैं। देश का एजेंडा है, ये राष्ट्र का एजेंडा है झंडा पहनाना। ये बीजेपी का एजेंडा कैसे हो सकता है? कौन कह सकता है कि आरएसएस का एजेंडा है? इससे पहले राज रहे, लेकिन ये तब्दीलियां नहीं रही, इसलिए सवाल हुआ। हसन साहब, आपसे जानना चाहता हूं, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था राजनीति की जा रही है एजुकेशन सिस्टम के नाम पर, अब ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, मैं तो चूंकि एजुकेशन से हूं, हमारा मतलब मैं जहां पढ़ा हूं वहां पर तो यह है कि प्रोफेसर तय करता है आज ये पढ़ाना है और इस साल में ये पढ़ाऊंगा। उसमें न कोई डीन का रोल है, न सिलेबस नहीं है, प्रेसिडेंट का सिलेबस की पढ़ाई होती है। हाँ, नहीं जी, नहीं, कोई सिलेबस नहीं है। आई डिसाइड, मैं तय करता हूं कि मुझे ये पढ़ाना है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। मैं मुझे ये पढ़ाना है ना। ये ट्रस्ट होता है उस टीचर के ऊपर, उसकी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का और वाइस चांसलर का, ये काबिल है। ये हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं, हमारे दोस्त हैं जो परवाही नहीं करते कौन वाइस चांसलर, कौन प्रेसिडेंट है, कौन डीन है। वो अपने आप में एक अहम चीज मानी जाती है ये जी। बीजेपी ने, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को अगर बताऊं तो बीजेपी ने तो इसका कम्युनलाइजेशन किया है। गीता तो एक बहाना है और झंडा भी एक बहाना है। ये बहाना ये हो रहा है कि बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाए कि वो अपनी बुद्धि से काम नहीं ले, भावनाओं से ले और लड़ने को तैयार रहें। चलिए विमल अग्रवाल साहब, आपके पास में आ रहा हूं। इस बात पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं एक भेद को बढ़ा रही है, एजुकेशन सिस्टम को बदलने के नाम पर कहीं ना कहीं भगवाकरण किया जा रहा है। ये सांप्रदायिकता इस देश में न कभी स्वीकार की गई, न आज स्वीकार है। लेकिन जिन लोगों के मनों में सांप्रदायिकता है, उन लोगों ने इसको सांप्रदायिक नाम देके हुए बदनाम करने का प्रयत्न किया है। सांप्रदायिकता इस देश में कभी भी किसी भी उपासना पद्धति से काम करने वाले लोगों को इस देश का नागरिक मानने से मना नहीं किया। फिर सांप्रदायिकता किस आधार पर हम कहते हैं, किस उपासना पद्धति में आप विश्वास करेंगे, इस आधार पर कभी नहीं कहा। और किसी मनुष्य के बारे में या धर्म के बारे में कई परिभाषा भी दी है तो उस धर्म के लक्षण बताएं, उसमें किसी उपासना पद्धति का नहीं आया है, उन गुणों का आया है। धृति, क्षमा, दमो अस्ते, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म, लक्षणम। इसमें कौन सी उपासना पद्धति है? और ये सारे गुण यदि मनुष्य के जीवन में आते हैं तो निश्चित रूप से समाज में सत संस्कारों का निर्माण होगा। और इस प्रकार के संस्कारों को पढ़ने की बात यदि की जाए, मतलब मैं आपकी बात का मतलब समझूं तो बीजेपी का अपना नजरिया है संस्कार की ओर बढ़ने का? नहीं, बीजेपी का नजरिया नहीं है, ये तो इस राष्ट्र का शाश्वत संस्कार है। ये समाजशास्त्री भी पढ़ाते हैं, राजनीति शास्त्र में भी कई लोग इसका उल्लेख करते हैं, और आपको बाकी सारे अपने जो पौराणिक साहित्य है उसमें सबका उल्लेख मिलेगा। उपासना पद्धति से कोई लेना नहीं करता, उपासना पद्धति से संबंध नहीं है तो फिर सांप्रदायिकता नहीं आ सकती। प्रॉब्लम विद द बीजेपी एंड आरएसएस इज के इट अप्रोप्रिएट्स एवरीथिंग जिसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इट अप्रोप्रिएट्स। अब इन्होंने गांधी को भी अपना लिया है। बस कम रहेगा समय, मैं सुनील जी का भी कमेंट चाहता हूं। प्रॉब्लम ये है कि आदरणीय विमल अग्रवाल जी को धर्म का लक्षण बताने के लिए मनुस्मृति को कोट करना पड़ गया, जो विभेदकारी कानूनों का सबसे बड़ा पुलंदा है, जो जाति के आधार पे दंडात्मकता डिसाइड करती है। उस मनुस्मृति को आप कोट करें धर्म के लिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ प्रश्न एक है कि जब आप संस्कृत की बात करते हैं तो उसके बजाय आप तमिल को पढ़ाइए ना। जब आप गीता की बात करते हैं तो शिल्प अधिकारम में क्या प्रॉब्लम है, आप उसको पढ़ाइए। आप ये भी भारत की संस्कृति है, ये भारत का हिस्सा है। मेरी बात सुनिए, अब आ जाइए कि आप भारत को क्या बनाना सवाल इस बात का है, आपने कहा कि पहले बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, आप बनाना क्या चाहते हैं इस देश को? आप अतीत
की तरफ रखना चाहते हैं या भविष्य परक शिक्षा बनाना चाहते हैं? पहले तो आप ये देखिए कि आप अतीत की बात मत करिए, हिंदू आप ये राष्ट्र देखिए बनाना चाहते कि हैं। 21वीं शताब्दी में या 22वीं शताब्दी के अंदर अतीत को भूल जाए किया जाता है। अरे आपको अतीत को भूलना ही पड़ेगा। चलिए राजीव गुप्ता जी मैं आपका कमेंट लेता हूं क्योंकि ये बहस फिर गलत मोड़ पर जा रही है। राजीव गुप्ता साहब, भविष्य का निर्माण नहीं होता। क्या भविष्य के निर्माण की नींव गीता झंडे पर रखी जाएगी और क्या होगा? राजीव जी बात कंटिन्यू कीजिए, बाकी लोगों का माइक ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो जाएगा पीसीआर से। जी क्या सवाल करें? सवाल सीधा सा है, जो सुनील जी ने जिस बात को छोड़ा कि भविष्य निर्माण की नींव किस आधार पर रखी जाएगी और क्या वो आधार एक पार्टी का विजन तय करेगा या फिर एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रॉपर कमेटी होनी चाहिए? नहीं, एजुकेशन सिस्टम में धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तार्किकता, इन तीन चीजों के समावेश होने चाहिए। और एक सवाल आपने किया था शिक्षा के भगवाकरण का। भगवाकरण नहीं है ये शिक्षा का सांप्रदायिकीकरण है और सांप्रदायिकता की शिक्षा को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की एक संस्थागत कोशिश है। मैं आखिर में आपके पास आ रहा हूं, आखिरी 1 मिनट है। भिंडा साहब, इत्मीनान से मैं चाहता हूं कि कोई ना बोले, सिर्फ आप इस बात का जवाब दें और समझाइए कि क्या किस तरह से इस बात को सरकार सब लोगों को, शिक्षाविदों को भरोसे में लेकर कायम करने की बात कहेगी या फिर लोगों का एतराज होगा? तो क्या आप फिर से पहले के फैसले पर आएंगे? ऐसा है, पाठ्यक्रमों का जहाँ तक सवाल है उसका सिस्टम बना हुआ है, बोर्ड में भी कमेटी बनी हुई है, यूनिवर्सिटीज में बोर्ड ऑफ स्टडीज बनी हुई है, उसमें एकेडमिक काउंसिल भी है, एक्सटर्नल मेंबर भी होते हैं, सारा सिस्टम बना हुआ है। विरोध हो रहा है तो सर्वमान्य फैसले के लिए आप लोग तैयार रहेंगे? रोल बैक के लिए तैयार हैं? रोल बैक के लिए तैयार हैं आप लोग? करिए रहे ना। क्या गीता पढ़ाने का फैसला वापस ले लेंगे अगर विरोध हुआ? गीता का लेने का मेरा सवाल यही है। वो युद्धवाद नहीं है, वो कर्मवाद है। कर्मवाद तो पढ़ाना पड़ेगा इस पीढ़ी को। आज इस देश में भ्रष्टाचार है। अब आप बताइए, पराया धन मिट्टी के समान है, ये श्लोक अगर संस्कृत में पढ़ाएंगे, पराई स्त्री खुद की पत्नी के अलावा सब पराई स्त्रियां माँ बहने, ये उस श्लोक को नहीं पढ़ाएंगे तो देश में तो भ्रष्टाचार भी होगा, बलात्कार भी होगा। ये संस्कार देने वाला जो भी आधार बनेगा वो तो एक कमेंट है दोनों के बीच में, मैं उसके साथ क्लोज करना चाहूंगा और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि सरकार कोई निर्णय कर ले लेकिन विश्वविद्यालय की विभिन्न पाठ्यक्रम समितियां उसको स्वीकार नहीं करेंगी तो सरकार के किए गए निर्णय राजीव जी प्लीज। इसलिए सारे बात है कि क्या विश्वविद्यालयों को निर्देश देने का अधिकार उच्च शिक्षा मंत्री रखते हैं? इसमें डाउट है, न तो दे सकते हैं। अगर मेरी बात सुनिए, वैसे तो राजस्थान में दुर्भाग्य है कि उच्च शिक्षा मंत्री को उच्च शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं है, वो सिलेबस एक करने की बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आता है जिन लोगों को इतनी ही तमीज नहीं है कि यूनिवर्सिटीज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या उच्च शिक्षा मंत्री इस ढंग के उनके एकेडमिक काउंसिल को डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? राजीव जी, और डायरेक्शन का राइट ही नहीं है उनको। राजीव जी प्लीज बोलने दीजिए। राजीव जी आपको मौका मिला। होते कौन है ये बात कहने वाले कि यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाई क्या नहीं पढ़ाई? राजीव जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, इनके माइक डिस्कनेक्ट है। ये जो कहा गया ना, तर्क जो दे रहे हैं, इस तर्क से एक चीज तो निश्चित है अब कि देश के अंदर और राजस्थान के अंदर सारे शैक्षणिक संस्थानों को सरकारी संस्थानों में परिवर्तित कर दो ताकि यहां पर लोकतांत्रिक किस्म की शिक्षा न दी जाए। चलिए, ये एक लंबी बहस का दौर है, मेरे ख्याल से ये जारी रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। चलते चलते जब देश में सांप्रदायिकता के माहौल की बात की जाती है तो ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सूफीज्म एक बड़ा रास्ता होगा।